हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम टीजीटी सोशल साइंस के पीवाईक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर है हमारा DSSB का, मतलब DSSB ने जो पेपर पूछा है वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ क्या कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। कोई भी क्या कहते हैं क्वेश्चन बाहर से नहीं है, सारे क्वेश्चन वही हैं जो DSSB के द्वारा पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पर डेट भी मेंशन कर रखी है ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर आप चाहें तो आप क्या कहते हैं इस डेट की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं DSSB की वेबसाइट से, और शिफ्ट भी यहाँ पर मैंने दे रखा है आपको। और आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन पेपर से ही हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि PYQs बहुत ही रेलेवेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, सो दैट कि आप क्या कर सके, उसके कंटेंट को कवर कर सके। और अगर आपने एक बार कंटेंट को कवर कर लिया है तो देन आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना आपको PYQs लगाना है, ठीक है। तो ये सीरीज़ हमारी उसी पर स्पेसिफिक है, ठीक है। सो जितना हो सके आप इस सीरीज़ को देखें, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। और आपको पता भी है, हम सबको भी पता है कि DSSB का एग्ज़ाम होने स्टार्ट भी हो चुके हैं, बहुत सारे तो उसने एग्ज़ाम्स ले भी लिए। और ये TGT सोशल साइंस का एग्ज़ाम भी 1-2 महीने के अंदर कभी भी कंडक्ट हो सकता है। तो हमें तैयारी क्या करनी है, अपनी अच्छे से रखनी है कि आपको पता है पेपर 4 साल में, 5 साल में आ रही हैं वैकेंसीज़ भी 100, 150, 200 आ रही हैं, मतलब बहुत कम वैकेंसी हैं, टाइम गैप बहुत ज़्यादा है। सो हमें क्या करना है कि जब भी हमें चांस मिल रहा है हम क्या करें, इसको एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, ठीक है। क्योंकि अब हमें नहीं पता है कि 29 में आएगी, 30 में आएगी, और इसका लास्ट एज भी अगर 13 है तो बहुत सारे लोग फिर हम फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो आपको तैयारी क्या करनी है, काफ़ी अच्छे से रखनी है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, इसमें मैंने DSSB लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ DSSB के लिए है। आप KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेम क्या कहते हैं हमारा सिलेबस पे, या फिर सेम SST के लिए KVS कर रहे हैं, NVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखेंगे तो जो हमारा कंटेंट रहेगा वो सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऐड हो सकता है, डिडक्ट हो सकता है, लेकिन 95% जो हमारा सिलेबस रहेगा वो सेम ही रहेगा। आप BPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो BPSC में TRE होने वाला है हमारा 4.0। फिर आपके लिए, आपको मैंने बताया था RPSC में भी वैकेंसी आई है राजस्थान में, आप उसका भी फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या है, ये जो सीरीज़ है काफ़ी रेलेवेंट है। तो अगर आपके नियर में कोई सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है इन किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो और आपको ये भी पता है कि यूपी में भी वैकेंसी आई है, यस, तो अगर यूपी PSC में भी वैकेंसी आई है, अगर आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। बस उसमें क्या है कि आपको थोड़ी चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप किसी स्टेट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कुछ स्टेट की हिस्ट्री वगैरह और आ जाती है, लेकिन ये जो है एक तरीके से क्या है, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, तो इसमें सारे ही चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन जैसे आप BPSC, RPSC, UPPSC के लिए पढ़ेंगे तो आपको जो स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपको थोड़े पढ़ने पड़ेंगे, तो आप उनको भी कंसीडर करके जाएंगे, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें, सो दैट कि जब भी मैं इस वीडियो को अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर मैंने कल स्टार्ट कर दिया था, इसके 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। आज मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी, और आपको पैटर्न पता चल गया है कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, सो दैट कि आपका क्या हो, क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो, उसके साथ साथ जो उसका कंटेंट है वो भी प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को अगर कॉन्टिन्यूटी में देख रहे हैं लगातार, तो आपको पता चला होगा कि अगर मैंने एक पेपर डिस्कस करा, दूसरे में उसी से रिलेटेड या फिर वो क्वेश्चन ही आ जाएगा, या तो फिर जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाया है वो आ जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपको मतलब कि ऐसे दिखेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स रहेंगे, लाइक मतलब हमने उसको नहीं सुना होगा। जैसे लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, पुलिसकर्मी ऑफ यूरोप, मतलब पुलिसमैन ऑफ यूरोप किसको बोला जाता था, तो ये हमने आज तक नहीं पढ़ा था, लेकिन
आपने PYQ की सीरीज़ देखी, उसमें आपको पता चल गया। लेट सपोज़ अगर आपके शिफ्ट में वो आ जाए तो आपको क्या रहेगा, पता रहेगा। नहीं तो ये बिल्कुल ही लगता कि ये तो बिल्कुल सुना ही नहीं है मैंने। अगर आपने PYQ करा ही नहीं होता तो आपको पता ही नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, PYQ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल आपके लिए न्यू होंगे। अगर ऐसे हर पेपर में आपको 3-3 4-4 न्यू क्वेश्चन मिल रहे हैं, सो अगर आपने 10 क्वेश्चन करे तो आपको 30 न्यू क्वेश्चंस मिल गए, लेकिन अब वो आपके लिए न्यू नहीं रहे हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज़ को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। और लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करे थे। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है कंटेंट से रिलेटेड, या फिर जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, या फिर पेपर से रिलेटेड, DT+B से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे, सो दैट हम आपको क्या कर सकें, हेल्प प्रोवाइड कर सकें। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स गेव अ सोशल थ्योरी विच वाज लिंक्ड। तो आप सबने कार्ल मार्क्स के बारे में सुना होगा। अगर आपने PYQs मेरी देखी हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए न्यू हो, मोस्टली चांसेस हैं, ठीक है। तो पूछा जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, सामाजिक सिद्धांत वाली थ्योरी, और वो किसको जोड़ता है, इकोनॉमिक्स को जोड़ता है, पॉलिटिक्स को जोड़ता है, या फिर हिस्ट्री को जोड़ता है। ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट, या फिर तीनों। सो इसका राइट आंसर अगर हम देख लेंगे तो जो कार्ल मार्क्स की सोशलिस्ट थ्योरी है वो क्या करती है, तीनों, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री, तीनों को क्या करती है, कंबाइन करती है, लिंक करती है, जोड़ती है, ठीक है। सो अगर हम थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में देखें तो कार्ल मार्क्स गेव सोशल थ्योरी, उन्होंने क्या दिया था, सोशल थ्योरी को दिया था, डेट लिंक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री, तीनों को क्या करता है, लिंक करता है इनटू वन यूनिफाइड फ्रेमवर्क। हिज थ्योरी नोन एज मार्क्सिज्म आर्ग्यू। तो इसकी थ्योरी हम मार्क्सिज्म के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपने देखा होगा तो जो रशियन रिवोल्यूशन है वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स को इससे कनेक्ट करते हैं, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, द वे गुड्स आर प्रोड्यूस। तो मतलब कि कैसे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये किससे रिलेटेड होता है, हमारा इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है। पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन होता है, ये हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंट्री का। रूलिंग क्लास आती हैं इसमें, पॉलिटिकल पावर मेंटेन कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड लेबर। तो इसमें क्या है कि पॉलिटिकल पावर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई क्या है हमारे पावर में, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है रिसोर्सेज को और लेबर को, ठीक है। तो पॉलिटिक्स इससे कनेक्टेड होगा। फिर हिस्ट्री क्या है, शेप बाय क्लास स्ट्रगल, एवरी मेजर हिस्टोरिकल चेंजेस फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। यानी आपने देखा होगा कि हिस्ट्री इसका भी काफ़ी ज़्यादा क्लास स्ट्रगल्स हुए हैं, ठीक है। तो द अप्रोच इज कॉल्ड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, वेयर मटेरियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ड्राइव सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। तो तीनों क्या होते हैं, इसके फ्रेमवर्क में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हिंदी में भी दे रखा है, अर्थशास्त्र, राजनीति और इतिहास, तीनों से क्या है, इसका जो हमारा सामाजिक सिद्धांत है कनेक्ट करता है, ठीक है। और फिलॉसफी एंड कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो मार्क्सिज्म डेवलप किया गया था, लिंक करता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हिस्ट्री को, इंट्रोड्यूस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। और अगर हम देखें तो मेजर वर्क कौन कौन से हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में आया था विद फ्रेडरिक एंजल। मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें चार्ल्स फ्यूरियर का नाम दिया गया था, ईयर सेम था 1840, मतलब उस क्वेश्चन था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा था कि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो 1848 में पब्लिश किया गया था बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल की जगह वहाँ पे नाम क्या दिया था, फ्यूरियर का नाम दे दिया गया। तो हम हमेशा जो कार्ल मार्क्स हैं उनके साथ चार्ल्स फ्यूरियर को नहीं, फ्रेडरिक एंजल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर चार्ल्स फ्यूरियर आपके आते हैं तो उसको आप रॉन्ग आंसर करेंगे, ठीक है। ये कुछ एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन हैं जो DT+B में पूछे गए हैं, जैसे क्लास स्ट्रगल और प्रोलेटेरिएट, और क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म थ्योरी ऑफ एजुकेशन सीज द डोमिनेंट क्लास एज द डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल फोर्स। यानी जो ये क्या करती है, पूंजीवाद की क्या करती है, आलोचना करती है, और एडवांस इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी एज क्रशिंग पर्सनल डेवलपमेंट। तो ये भी इनका व्यू था, इसको आप अच्छे से देख लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर हमसे करेक्ट पूछे हैं। मार्क्सिस्ट सोसाइटी बिलीव दैट सोशलिज्म कैन ओनली बी अचीव बाय वायलेंट रिवोल्यूशन, यानी मार्क्सवादी लोग क्या मानते थे कि समाज में केवल हिंसक क्रांति द्वारा ही उसको समाजवाद को क्या कर सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। या फिर इवोल्यूशनरी सोशलिज्म इम्प्लाइज दैट देयर इज नो नीड टू ओवरथ्रो द स्टेट, या फिर विकासवादी समाजवादी का अर्थ है कि राज्य को उखाड़ फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं हमारे सही हैं, क्योंकि जो सोशलिज्म है वो ईजिली जो लेबर क्लास हैं उनको ईजिली नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो कितना क्या कहते हैं ह्यूमिलेट करते थे लेबर क्लास को, तो उसी के अगेंस्ट इनकी थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चार्ल्स फ्यूरियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर चार्ल्स फ्यूरियर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ही बिलीव्ड इन द पोटेंशी ऑफ बिग इंडस्ट्री, यानी जो बड़ी कम उद्योग थे उनकी शक्तियों में क्या करते थे, विश्वास करते थे। हिज प्रिंसिपल इंटरेस्ट वाज इन मेकिंग वर्क प्लीजेंट फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी उनकी मुख्य रुचि औद्योगिक श्रमिकों के काम को सुखद बनाने में थी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ही सही है। यानी बड़े उद्योग की शक्ति में विश्वास करना उनका सिद्धांत या फिर उनका स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन क्या करते थे कि उनका प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या था कि जो वर्क है उसको काफ़ी अच्छे से बनाया जाए, प्लीजेंट बनाया जाए, शांति से बनाया जाए, सुखद बनाया जाए। ठीक है, तो थोड़ा हम चार्ल्स फ्यूरियर के बारे में अगर देखें तो ये इनका रेन ऑफ टेरर बोल सकते हैं, कब तक ये पैदा हुए और कब तक रहेंगे। ये फ्रेंच से थे। ठीक है, एंड इफ वी डिस्कस मेजर कंट्रीब्यूशन इनके हम देखें, प्रपोज द आइडिया ऑफ फैलन ट्रेस, कॉइन द टर्म फेमिनिज्म, जो टर्म था वो चार्ल्स फ्यूरियर ने ही कॉइन करा था 1837 में। वुमेंस राइट और जेंडर इक्वालिटी की बातें करते थे ये। और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स अगर हम देखें तो थ्योरी ऑफ फोर मूवमेंट्स 1808 में आई, न्यू इंडस्ट्रियल वर्ल्ड 1829 में आई, ट्रीटीज ऑन डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सोशल एसोसिएशन ये 1822 में आई। तो ये क्या थे, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वर्क्स थे किसके, चार्ल्स फ्यूरियर के। फिर है इनका इन्फ्लुएंस देखते हैं हम। तो चार्ल्स फ्यूरियर इंटेंशनल कम्युनिटीज़ इन फ्रांस यूएस, तो क्या करते थे ये, मतलब समाजवादी विचारधारक थे और क्या करते थे, इन्होंने इंस्पायर करा था जो बहुत सारी इंटेंशनल कम्युनिटीज़ थी इन फ्रांस और यूएस में। देन इन्फ्लुएंस थिंकर्स लाइक कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट मार्क्यूस एंड फेमिनिस्ट थ्योरीज। तो इन्होंने क्या करा था, इन सबको इन्फ्लुएंस करा था अपने वर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। वर्ल्ड वॉर 1 वॉज एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ डैश। तो प्रथम विश्व युद्ध कौन सी ट्रीटी से क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ वर्सेल, ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ या फिर ट्रीटी ऑफ वॉशिंगटन। तो ये मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करा रखा है। ये वन ऑफ द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी हुई थी जो किसके ऊपर थोपी गई थी, जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ वर्सेल क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो ये हमारा क्या है, वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड सम फैक्ट्स हैं। अगर हम देखें तो डेट इज़ इमीडिएट कॉज क्या था, मैंने आपको सब कुछ बता रखा है वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड। तो इमीडिएट कॉज क्या होता है इसका, जो हमारे आर्कड्यूक होते हैं फ्रांस, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया के, उनको 28 जून 1914 को गैविलो प्रिंस द्वारा, जो बोस्वानिया सब नेशनलिस्ट थे, उनके द्वारा क्या हो जाता है, उनकी एसेसिनेशन या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर अब मेजर हम पार्टिसिपेंट्स देखें तो 2 पावर लड़ती हैं, अलाइड और सेंटर पावर। तो सबसे पहले सेंटर पावर के बारे में देखेंगे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया। फिर इनके अगेंस्ट में आते हैं यूके, फ्रांस, रशिया। रशिया 1917 तक रहता है, क्योंकि आपको पता होगा उस टाइम पे रशिया में भी रिवोल्यूशंस चल रहे थे। फिर इटली आता है, इटली
1915 में ज्वाइन करता है, यूएस 1917 में ज्वाइन करता है, जापान एंड अदर जो भी पावर आते हैं, जैसे इंडिया भी क्या करता है, यूके को ज्वाइन करता है, तो वो भी अलाइड पावर का ही पार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होता है 28 जुलाई 1914 को, जिस दिन इनकी डेथ होती है। उसका ठीक एक महीने बाद, क्योंकि 28 जून को इनको मारा जाता है, फिर 28 जुलाई को क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है वॉर, और एंड होता है हमारा 11 नवंबर 1918 को। ठीक है, और मेजर इवेंट्स क्या हुए हैं, बैटल ऑफ सोमी वर्ड्यू, गैलीपोली एंड कैंपेन। रशियन रिवोल्यूशन आपको पता है 1917 में हुआ, जिसकी वजह से क्या करता है, रशिया एग्जिट कर लेता है, यूएस एंटर करता है, टर्निंग पॉइंट रहता है। और ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता रखा है कि यूएस क्यों एंटर करता है, क्या रीज़न थे यूएस के एंटर करने के। 100 डेज ऑफ ऑफेंसिव, ठीक है, ये क्या होता है, लीड किया जाता है अलाइड पावर विक्ट्री। इसमें क्या होता है, जो अलाइड पावर्स हैं यानी ये वाली पावर, इनका क्या होता है 18 में। ऑब्वियसली बात है, जब मैंने आपको बताया कि अलाइड पावर जीतती हैं तो इन्हीं की विक्ट्री होगी। नेक्स्ट है हमारा कोलैप्स होता है 4 एम्पायर का, जैसे जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 में इनका अस्तित्व क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर फॉर्मेशन होता है न्यू कंट्रीज़ का, पोलैंड, चेकोस्लाविया, यूगोस्लाविया एक्सेट्रा, इन कंट्रीज़ के न्यू फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये जो एम्पायर थे टूटना शुरू हो जाते हैं। टीटी ऑफ वर्सेल होती है 1919 में साइन, हास टर्म ऑन जर्मनी, क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशन होता है, सेट द स्टेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। इसी और यहीं पे एक मतलब कि सेट भी स्टार्ट कर दिया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी हार्श ट्रीटीज़ हुई, फिर बाद में लीग ऑफ नेशन का जो वर्किंग कंडीशन है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, हु परसुएडेड यूगोस्लाविया टू सीड द पोर्ट ऑफ फ्यूम एंड एक्वायर इट इन 1924। तो किसने यूगोस्लाविया के फ्यूमे के बंदरगाह को सौंपने के लिए राजी किया और 1924 में इसे क्या कर लिया था, हासिल कर लिया था। एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, व्लादिमीर लेनिन या फिर बेनिटो मुसोलिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बेनिटो मुसोलिनी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है बेनिटो मुसोलिनी का रिलेशन किससे है, हमारी इटली से रिलेशन है। ठीक है, सो आई होप इतना को क्लियर होगा। ये क्या है, इटली का किंग बनता है, एम्परर बनता है, और फैसिज्म को क्या करता है, लेकर आता है इटली में, फैसिज्म को इंट्रोड्यूस करता है। सो ये हमारे लीडर्स हैं, दैट इज़ एडोल्फ हिटलर जर्मनी का है, फासिज्म और नासिज्म। चांसलर बनता है 1933 में और फ्यूरर बनता है 1934 में, इनिशिएट करता है वर्ल्ड वॉर 2 को। ठीक है, जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन के होते हैं हमारे, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और स्टालिनिज्म, यानी ये आपको पता है जो हमारा बोल्शेविक पार्टी थी उसको लीड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्लादिमीर लेनिन, ये भी क्या थे, ये बोल्शेविक पार्टी के ही लीडर थे। सबसे पहले लेनिन बनते, फिर उसके बाद ये आते हैं। तो अगर हम देखेंगे 1922 और 1929 से, और ये क्या करते हैं, लीड करते हैं बोल्शेविक पार्टी को, और रिवोल्यूशन में इनका क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर बेनिटो मुसोलिनी से इटली से रिलेटेड है, इसकी आइडियोलॉजी क्या थी, फासिज्म। प्राइम मिनिस्टर बनता है 1922 में और डिक्टेटर बन जाता है 1925 में। क्रिएटेड फैसिस्ट मॉडल वर्ल्ड वॉर 2 एक्सिस अलायंस। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 में क्या होता है, ये पार्ट लेता है किसके साथ, एक्सिस पावर, जो हमारे जैसे जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर, इन सब के साथ क्या करता है, इन पार्ट करता है, लड़ाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज कन्फर्म टू, यानी प्रथम विश्व युद्ध शुरू में डैश तक ही सीमित था, एशिया तक, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका या फिर यूरोप। तो ऑब्वियसली बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये वॉर ही स्टार्ट हुआ था कहाँ पर, यूरोप में, तो यूरोप तक ही सीमित रहेगा। उसके बाद क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर मेन ऑर्गन्स ऑफ डैश, यानी महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद डैश के मुख्य अंग हैं। यूनाइटेड नेशन के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के या फिर यूरोपियन यूनियन के। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन के ही ऑर्गन है। मैंने आपको ये 3 से 4 बार पढ़ा भी रखा है। ठीक है, तो अगर हम देखें यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। जस्ट 6 दिन बाद ही क्या होता है, इंडिया इसको ज्वाइन करता है। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा,
चांसेस हैं कि इंडिया कब यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करता है। तो 24 अक्टूबर नहीं, 30 अक्टूबर 1945 को ज्वाइन करता है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जैसे आपको पता है पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, लेकिन वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता है, तो उसके बाद उसको हटा के यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। और अभी तक ये थोड़ा इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, क्योंकि हमें वर्ल्ड वॉर 3 अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। स्टार्टिंग में इसमें कितनी कंट्रीज़ थी, 50 कंट्रीज़ थी, फिर बाद में पोलैंड ज्वाइन करता है तो 51 कंट्रीज़ हो जाती हैं, बट अभी इसमें 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स को, प्रोवाइड करता है ह्यूमैनिटेरियन एड्स को, और सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए भी इसका क्या है, एक मेन ऑब्जेक्टिव है। अब अगर हम मेन ऑर्गन्स को देखें इसके, तो जनरल असेंबली, इसके 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा जनरल असेंबली, महासभा बोलते हैं, ऑल मेंबर स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देन हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट सचिवालय, फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी न्यायिक परिषद। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी में, यूएस में है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यूनाइटेड नेशन एजेंसी की कुछ हम एजेंसीज को देखते हैं यूनाइटेड नेशन की, जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, UNDP, WFP और UNHCR। ये क्या है, कुछ इसकी एजेंसीज हैं। तो यहाँ पे मैंने यूनाइटेड नेशन रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचा है, तो कुछ भी अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आई होप अब आप क्या कर सकते हैं, उसे ईजिली आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इन 1879 जर्मनी साइन द डुअल अलायंस विद, तो जो डुअल अलायंस होता है यानी दोहरे गठबंधन पर हस्ताक्षर किए जर्मनी ने किसके साथ, फ्रांस इटली के साथ, स्पेन माल्टा के साथ, फिनलैंड आयरलैंड के साथ, या फिर ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ 1879 में डुअल अलायंस क्या करता है, जर्मनी साइन करता है। ठीक है, सो 28 इन 1879 जर्मनी साइन डुअल अलायंस विद ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेट बता दी गई। और द डुअल अलायंस वॉर डिफेंसिव मिलिट्री पैक्ट, ये क्या था, मिलिट्री पैक्ट था, साइन किया जाता है 7 अक्टूबर 1789 को जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। इट वॉज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय ऑटो वॉन विल्समार्क, किसके द्वारा किया जाता है, ऑटो वॉन विल्समार्क। आपको ये वाला टाइम पीरियड है जब क्या हो रहा था, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था। ठीक है, टू काउंटर द थ्रेट फ्रॉम रशिया। तो रशिया, अगर मान लीजिए कि जब आपको पता है ऑटो वॉन विल्समार्क क्या कर रहे थे, जर्मनी की यूनाइट कर रहे थे, तो अब रशिया से उन्हें थोड़ा डर था, तो उससे काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, ये डुअल अलायंस साइन करते हैं। ठीक है, आपको यूनिफिकेशन ऑफ जो रशिया जर्मनी है, सॉरी, वो एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है, आपको सारे क्या होंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा, नहीं तो आप मुझे बताएंगे तो मैं क्या करूँगी, उस पर एक शॉर्ट वीडियोस ज़रूर बना दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इन वर्ल्ड वॉर 1 द वॉर बिटवीन रशिया एंड जर्मनी वॉज एंडेड। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, तो मैंने आपको भी बताया कि 1917 में क्या करता है, रशिया वॉर से हट जाता है। तो एक पैक्ट साइन हुआ होगा रशिया के बीच और जर्मनी के बीच, क्योंकि रशिया क्या कर रहा है, अपने आप को बाहर ले रहा है। तो ट्रीटी कौन सी होती है, द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवेटिव, हाँ लिटो, द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क, ट्रीटी ऑफ सेवर्स, ट्रीटी ऑफ ट्रिएनन, या फिर ट्रीटी ऑफ न्यूली ट्रीटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी रशिया जब बाहर जाता है 1917 में, क्योंकि आपको अभी पता है रशिया में खुद ही फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रहे थे 1917 में। तो रशिया जब बाहर होता है तो ये ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क क्या करता है, साइन करता है, किसके साथ साइन करता है, जर्मनी के साथ साइन करता है। कब करता है, 1917 में। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो द वॉर बिटवीन रशिया एंड जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड विद द साइन ऑफ ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क इन 3 मार्च 1918 को साइन होता है। ठीक है,
और इसमें आपको पता है ऑब्वियस सी बात है, जब रशिया अपने आप को बाहर ले रहा है तो कुछ ना कुछ उसे देना भी पड़ेगा। तो लगभग 25% नुकसान और 50% से अधिक उद्योगों का नुकसान हुआ था। और यूक्रेन, बेलारूस और बाल्टी देशों की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई थी। ठीक है। और संधि की शर्तें रूस के लिए क्या हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा कठोर हो गई थी, क्योंकि रूस क्या कर रहा था, अपने आप को बाहर ले रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ डेट कन्वेंशन इज करेक्ट। ठीक है, तो डेट है और परिपाटी है, वो पूछ रहा है। तो 1958 में जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, 1971 में रामसार कन्वेंशन हुआ था, 1972 में ओस्लो डंपलिंग कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास, सबसे पहले मैं अगर बताऊँ 1971 में रामसर, 58 में जेनेवा और 72 में ओस्लो डंपलिंग कन्वेंशन। ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर तीनों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ही सही हैं। तो आप इन तीनों की डेट क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। हु प्रोपाउंडेड टाइडल हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ अर्थ इन द ईयर 1990। तो आपको बहुत सारी थ्योरीज दी होंगी, 4-5, जैसे टाइडल हाइपोथेसिस है, नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी है, तो और हमारा सबसे यूज़फुल या फिर जो हम कहें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, डेट इज़ ब्लैक होल, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, SW वोल्ड्रिच के द्वारा, जेम्स जीन्स के द्वारा, काउंट द बेफोन के द्वारा, या फिर TC चैम्बलिन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जेम्स जीन्स के द्वारा ये थ्योरी प्रोपाउंड की गई थी। अब मैं आपको थोड़ा इस थ्योरी के बारे में अगर बताऊं, तो जैसे ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट 1 है, मतलब जैसे बोला गया था कि पहले यूनिवर्स में क्या है, हमारा सन है, और ये कोई ऑब्जेक्ट B है, ये बाहर से क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो क्या होता है कि जैसे सन है हमारा, ये क्या करता है, जैसे यहाँ से रोटेशन करते हुए आएगा, और जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसके पास भी कुछ ग्रेविटी होगी और इसके पास भी कुछ ग्रेविटी होगी। तो इसकी ग्रेविटी की वजह से सन का कुछ टुकड़ा इन्फ्लुएंस होकर क्या हो जाएगा, इसके पास आने लगेगा। पहले छोटे छोटे निकलेंगे, जितना दूर रहेगा और जितना पास आएगा, तो जो सन के पार्ट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही लंबे हो जाएंगे। और जब ये आगे आएगा और आगे आके ये रिवॉल्व करके फिर स्पेस में दोबारा गायब हो जाएगा, तो जो सन के पार्ट्स निकले हुए थे वो क्या हो जाएंगे, प्लैनेट फॉर्म कर देंगे। तो ये क्या बोला गया था, हमारे टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी में बोला गया था कि फॉर्मेशन ऑफ जो हमारा प्लैनेट है या फिर जो हमारे सोलर सिस्टम है वो कैसे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट आर द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैरिस्फीयर लेयर ऑफ अर्थ, यानी बैरिस्फीयर परत के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, आयरन एंड निकल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक, मैग्नीशियम एंड टिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आयरन एंड निकल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको थोड़ा बायोस्फीयर पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर क्या होता है। अगर आप देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारा क्रस्ट होता है और अपर सॉलिड मैग्मा और स्थैनोस्फीयर, इन तीनों को मिला के क्या होता है, हमारा लिथोस्फीयर फॉर्म होता है। और बैरिस्फीयर क्या होता है, आउटर कोर और इनर कोर वाला जो पार्ट होता है। ठीक है, तो आपको लिथोस्फीयर पता है, अब आपको बैरिस्फीयर भी पता चल गया होगा कि आउटर कोर और इनर कोर वाला पार्ट क्या होता है, हमारा बैरिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अर्थ का डिवीज़न है, जिसे हमने काफ़ी बार कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर प्लेट ऑफ द लिथोस्फीयर। तो मैंने आपको बोला है कि अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी हमारी मेजर प्लेट्स हैं सिर्फ उनको याद रख लो, बाकी जो भी हमारी वो क्या होंगी, माइनर प्लेट्स होंगी। तो अंटार्कटिका प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, या फिर कैरेबियन प्लेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर D हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये हमारी क्या है, 7 मेजर प्लेट्स हैं, दैट इज़ पैसिफिक प्लेट, वेट करें, हाँ, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिकन प्लेट। तो ये क्या है, हमारी 7 मेजर प्लेट्स हैं। इनको याद रखना भी बहुत ईजी है, जैसे कि हमारे जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हें याद कर लीजिए आप,
और एक बस याद करना है पैसिफिक ओशन, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है आपको। और उसके अलावा कुछ भी आता है तो वो क्या होगा, आपका माइनर प्लेट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इन विच टाइप ऑफ फोल्ड बोथ द लिम्स ऑफ द फोल्ड बिकम पैरेलल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। तो फोल्ड के बारे में पूछ रहा है, तो किस तरह के तह में गुना के दोनों अंग समांतर और साथ ही क्षैतिज हो जाते हैं। रिकम्बेंट फोल्ड, मोनोक्लिनिकल फोल्ड, असिमेट्रिकल फोल्ड या फिर आइसोक्लिनिकल फोल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिकम्बेंट फोल्ड। तो अगर मैं थोड़ा आपको एक बताने की कोशिश करूं तो रिकम्बेंट फोल्ड क्या होता है, अक्ष लगभग क्षैतिज हो जाता है, दोनों भुजाएं एक दूसरे पर मुड़ी रहती हैं। अब मैं आपको इसको इस फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे अगर हम देखें तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या होगा हमारा सिमेट्रिकल हो गया। इसको अगर हम देखें तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असिमेट्रिकल हो जाएगा। और अगर हम देखें तो फोल्ड्स में जैसे कि फोल्ड ऐसे होते हैं, जैसे ये यहाँ से कोई पार्ट आ रहा है, ये यहाँ से कोई पार्ट आ रहा है, जब पास में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ऊपर की ओर ये मूव होंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये टेढ़ा होके ऐसा हो गया है, मतलब दोनों ही क्या हो गए हैं, पैरेलल हो गए हैं। तो यही क्या कहलाता है, हमारा रिकम्बेंट फोल्ड कहलाता है, ठीक है। जब एक वाला पार्ट जो है ऐसे खड़ा होने की जगह झुकते झुकते ऐसा हो जाता है कि इतना झुक जाता है, तो इसमें हम देखेंगे दोनों क्या हो जाते हैं, पैरेलल आ जाते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, रिकम्बेंट फोल्ड बोल देते हैं, ठीक है। आई होप अब आपको फोल्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वोल्केनिक कोन एग्जाम्पल इज करेक्ट। तो वोल्केनिक कोन दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। सिंडर वोल्केनिक कोन, माउंट जोरिलो ऑफ मैक्सिको, पैरासाइट वोल्केनिक कोन, माउंट शास्ता ऑफ यूएस, कंपोजिट वोल्केनिक कोन, माउंट इजाल्को ऑफ सैन सल्वाडोर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ही क्या है हमारे सही, यानी सिंडर वोल्केनिक कोन जो है वो माउंट जोरुलो ऑफ मैक्सिको इसका एग्जांपल है, और पैरासाइट वोल्केनिक कोन का कौन सा एग्जांपल है, माउंट शास्ता ऑफ यूएस। सो ये हमारे क्या हैं, कौन से हैं और कुछ उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। तो ये भी आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट को, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट को, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को, या फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, हमारा हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज लेट मी शो यू। तो ये हमारा क्या है, इमेज है, जिसमें क्या है, या क्या होता है ITCZ वाला जोन होता है, फिर हमारा क्या होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और मैंने आपको ये तीनों भी बताया था, ये भी आपसे पूछ सकता है। और ये क्या होता है, पोलर वाला रीजन होता है। तो यहाँ पर क्या चलती हैं, वेस्टर्लीज चलती हैं, ये क्या होती है, हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसमें मतलब ये माना जाता है, इसको हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है कि ट्रेडर जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली ट्रैवल करते हैं, तो वो हॉर्स लेके चलते थे। और जब इस रीजन पे पड़ते थे तो यहाँ पर क्या होता था कि उनकी जो बोट होती थी भारी होती थी, और ट्रेड विंड्स वगैरह जो हवाएं तेज चलती थी, तो जो हॉर्स होता था उसको क्या करते थे, समुद्र में डाल देते थे। तो इसलिए क्या बोला जाता है, इसको हॉर्स लैटिट्यूड नाम दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज प्रिवेलेंट इन सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट में कौन सी लोकल विंड चलती है, पेम्पेरो, मिस्ट्रल, बोरा या फिर हार्मटन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हार्मटन जो है वो कहाँ चलती है, सहारा डेजर्ट में चलती है। सो ये हमारे क्या है, कुछ लोकल विंड्स हैं। तो जैसे हमारा सहारा रीजन अगर आप देखेंगे तो इसके आसपास पड़ता है, तो सिरोको, खामसीन, हैमिल्टन, ये सारी क्या है, हमारी सहारा डेजर्ट के हैं। और चिनूक है यहाँ पर, नॉर्दर है, ब्लिज़ार्ड है यहाँ पर। तो ये हमारे क्या हैं, पैम्पास है यहाँ पर, लोकल विंड्स हैं जो कौन से एरिया में चलते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है आपको। और ये मैंने आपको अच्छे से करा रखा था, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, नोट्स बनाया होगा,
तो आप अपने नोट्स में ज़रूर चेक करेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। फुजीटा स्केल इज़ यूज टू असेस द रिलेटिव सेवरिटी एंड डैमेज ऑफ डैश, यानी जो फुजीटा स्केल होता है उसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? लैंडस्लाइड को मापने के लिए, वोल्केनोज को, अर्थक्वेक या फिर टोर्नेडो। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोर्नेडो की सेवरिटी और डैमेज को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं? फुजीटा स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो फुजीटा स्केल आ गया हमारा। टोर्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए, रिक्टर स्केल भूकंप के लिए, साफिर सिम्पसन हैरिकेन जो होते हैं उनके लिए, ये क्वेश्चन आपको पता है आ रखा है। और ब्यूफोर्ट क्या है? हवा की गति और समुद्री स्थिति का आकलन करने के लिए। और वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी, ऑब्वियस सी बात है वोल्केनो में जो विस्फोट होते हैं उसकी तीव्रता को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। द ओरिजिन ऑफ टाइड्स इन द ओशन द ओरिजिन ऑफ टाइड्स इन द ओशन इज प्राइमरली कंसर्न विद डैश। तो किसकी वजह से क्या होता है? ओरिजिन होता है टाइड्स का, यानी ज्वार भाटा की उत्पत्ति किसकी वजह से होती है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ सन, यानी जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा, क्योंकि जो टाइड्स होते हैं वो दोनों के ही ग्रेविटेशनल फोर्सेस के द्वारा इम्पैक्ट होते हैं और इनका फॉर्मेशन होता है। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स बिटवीन 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। कौन सी वायुमंडल में कौन सी परत 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच फैली हुई है? मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेयर। सबसे पहले क्या आता है? हमारा ट्रोपोस्फेयर आता है, देन आएगा क्या हमारा? स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। ओके, सो ये क्या है हमारा 0 से 12। फिर अगर हम देखें तो 11 से 50 तक और 50-40 से लेकर 80 तक, यानी मीजोस्फेयर की बात हो रही है। यहीं पर क्या होते हैं? जो एस्ट्रॉइड्स रह जाते हैं जो एक्सोस्फेयर में बर्न नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? मीजोस्फेयर में आके बर्न हो जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर सारे हमारे क्या हैं? सिग्नल्स वगैरह मिलते हैं। और एक्सोस्फेयर क्या होता है? आउटर लेयर हो जाती है हमारे अर्थ की। और जितने भी फिनोमिनाज होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। और आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक है, सो आई होप ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आज के 40 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट कि आपको ऐसी वीडियोस कंटिन्यूटी में देखने को मिलती रहे। जब भी आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे, मेरे जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम या फिर इससे रिलेटेड कोई भी इशू होती है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम DT+B के ही पेपर को। ठीक है।